बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और मौज़ूआत जो हैं वो बहस तलब हैं। बहस मतलब इस सिलसिले में कि ये हमारी डेमोक्रेसी अजीबो गरीब किस्म की डेमोक्रेसी है कि लिखा पढ़ा आइन है और सवाल हो रहे हैं कि आइन में 90 दिन लिखे हुए हैं और इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन की तारीख आ गई, सदर साहब हम हैं, ये हमारी डेमोक्रेसी है और ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो अच्छा, वैसे तो मामला ये है कि सारे बड़े खुश हैं कि जी के इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन मलबा जो है वो सदर मोहतरम के ऊपर जा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने। साफियाँ पे भी पाबंदी लग गई है ना कि इलेक्शन बड़ी है, इलेक्शन हो ही रहे हैं, बस इस पे बात नहीं कर सकते अब आप। नहीं क्यों नहीं कर सकते, ये भी नहीं अभी मना करते, उन्होंने मना करता तो मना हो जाए। चीफ जस्टिस साहब ने तो किस बात से मना किया कि आप बैठ के कुछ बात पैदा नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अच्छा, मैंने टिकर पढ़ा है ना, कैसे ठीक है इसलिए अच्छा मैनू अगर लग रहा है, सुन लो, मैनू लग रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, मैं कि खुदकुशी कर ला। नहीं आपको हक है, आप अपनी राय दें। मैं भी यही कह रहा हूँ बस मैं हाँ, तो मतलब ये तो पाबंदी लाने की लोड़ है। मैंने जो टिकर देखा है टीवी के ऊपर, उसमें कुछ यूं लिखा हुआ था कि इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से कोई खबर का मैंने टिकर पढ़ा। अब आगे अच्छा, खबर से भी एक अदालत कैसे रोक सकती है? खबर फाइल नहीं होगी क्या इस मुल्क में इजाजत उन्होंने दी है कि अपनी बीवी के साथ बात कर लें। आबादी को तो उन्होंने महरूम कर दिया, वो खवातीन जिनकी बीवियां नहीं है वो किससे बात करेंगी? नहीं मजाक वाली गल नहीं है यार, ये तो नाइंसाफी नहीं ये मजाक वाली बात नहीं है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारी एक तारीख है, फरवरी 1959 में इंतखाबात होना थे। सही इस बार जी मैं गलत तो नहीं कह रहा, आम इंतखाबात पहले और इंतखाबात मुलतवी हुए कितने बरस के लिए? ठीक 12 बरस के लिए। 1970 में नवंबर में होना थे, फिर वहाँ साइक्लोन आ गया था तो 1 महीने के लिए आगे गए। उसके बाद 1970 में अक्टूबर में इलेक्शन होना थे, ज़ियाउल हक साहब ने मुलतवी किए। 1979 के अक्टूबर में इलेक्शन होना थे। 77 के उन्होंने 90 दिन का वादा किया था, वो इंतखाबात उन्होंने मुलतवी किए थे। फिर 1979 के अक्टूबर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए यहाँ पर तो मसला ही इंतखाबात का है या फिर ओरिजिनल इंतखाबात? तारीख है हमारी एक तारीख है, उससे जो है वो हम जान नहीं पा सकते, हिस्ट्री है ठीक है, और उस पर इजहार के बात भी की जाएगी। अगरचे मेरा ये राय है कि इंतखाबात पे ज़्यादा दिलजमई से बात करनी चाहिए, और अगर किसी के पास कोई बहुत बावसूख ज़रिए से ये इतला ना हो तो मेरी अपनी ये राय है कि इंतखाबात फरवरी में हो जाएंगे। सर जी वो और तो होंगे, हो जाएंगे, ठीक है। ये पाबंदी जिस लेवल पे जाके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रही है, जिस लेवल के ऊपर पार्टियों की जो है पार्टिसिपेशन है, और अटॉर्नी जनरल ने भी कहा जी पत्थर ते लकीर है, ये सारी बातों के बाद मतलब ये कि मैं ये तो नहीं कहता कि किसी और के दायरा इख्तियार में घुसने की ज़रूरत क्या है भाई, ये आइन ही इंश्योर करता है कि आप बात कर सकते हैं। जी ठीक है। इसमें ना एक छोटा सा जी आप फरमा जी, फिर मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगा। फर्क जो है वो हम मलहूज़े खातर रखते हैं। हाँ, बंदयाल साहब ने कितनी फिर फर्क नहीं मैं अर्ज कर रहे हैं। हमारे स्टार जो व्लॉगर हैं वो इमरान शफकत साहब हैं। नहीं सर, तुम ये हुण गुस्सा कोई होर तरह कर लो। नहीं जेड़ा मेरे ते तुसीं गुस्सा करना ना कि हमारे स्टार व्लॉगर जो हैं वो इमरान शफकत साहब हैं, और इमरान शफकत साहब का जो व्लॉग देखा जाता है वो 50,000 से लाख के दरमियान कहीं देखा जाता है रोज़ाना, हर व्लॉग। मेरी ये खुशफहमी, ठीक है, ये मेरी खुशफहमी है। और जबकि इनके मुकाबले के अंदर वो एक गेंडानुमा शख्स है, ऐसे ना कहें किसी चलिए वो एक साहब हैं जो हकीकत टीवी चलाते हैं, क्योंकि उनको जानता कोई नहीं है, ना उनका कोई जुडिशल अपना जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल है। उनका हर व्लॉग देखा जाता है 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो मेरी बात सुन लीजिए और आप अंदाजा फरमाइए कि उस शख्स की कोई एक दिन की कोई सहाफती कैरियर नहीं है। तो जो सामने बैठा हुआ ना कंज्यूमर, उनके साथ भी यही लड़ाई थी जिनका आपने भी नाम लिया, बंदयाल साहब के साथ। सही। जो न्यूज़ का कंज्यूमर बैठा हुआ है ना,
وہ عمران شفقت سے اس کو بڑا جرنلسٹ سمجھتا اس ہے. لیے کہ وہ زیادہ سمجھی پھیلاتا ہے اور وہ زیادہ جو ہے وہ نہیں بات ہم بات بات دوسرا پہلو لے لیجئے, آپ اس کو پھر کر میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ اس کو کر لیجئے. ہاں ہاں اسی اچھا پوائنٹ پہ اب جو میں آخری بات, جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پرسپیکٹو ہے اس کو اس پس منظر میں خیال کیا جائے. میرا خیال ہے نہیں، یہ ایک قاضی میں صاحب میرا- کا کام نہیں ہے بصد احترام. جی ہاں ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. وہ مجھے باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ اگر میرے پاس ایک انفارمیشن ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو میں اس انفارمیشن کو کیسے روک سکتا ہوں. اس کی بات نہیں اسی کی ہی بات سر، اسی ہوئی کی ہے بات سر. ہو رہی ہے انہوں نے کہا نا. کہ کیمرے کے اوپر یہ بات نہیں جو ہو میڈیا سکتی. میڈیا غلط رپورٹ کر رہا ہے میڈیا تو وہ غلط وضاحت رپورٹ کر کر رہا دیں. ہے. یہ ہے اچھا بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ جو وہ بے نامیوں کی بات کی بیسیکلی تو بے نامیوں کو پکڑے. نہیں اب بے نامیوں کا توڑ کیا ہے سر؟ سر پڑھ لو نا. میں یہ ان کا نہیں کام ہے نا. میں گزارش کر لیتا ہوں یہ قاضی صاحب اس کے اوپر سر. عمل کرتے ہیں. میرا پوائنٹ آنے دیں. میرا پوائنٹ آنے دیں سر. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ریاست کے اوپر لوگوں کا یقین ہونا چاہیے نا. ریاست نے کہہ دیا ہے کہ یہ تاریخ ہے تو ہے, لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ریاست کا کیونکہ ریاست نے ہماری ریاست کا کریکٹر لوز ہے. کیونکہ بغیر کسی وجہ کے 2 صوبوں کے الیکشن نہیں ہونے دیے. نہیں وہ وجہ تھی. نہیں سر, نہیں سر, وجہ نہیں تھی, کوئی وجہ نہیں تھی, کوئی لاجک نہیں تھی. میں گزارش کر لوں, میں اپنی بات کر لوں, ٹھیک ہے. عمران خان نے ایک پولیٹیکل ایڈونچر کیا, عمران خان نے کیا نا, اس کی سزا آپ 2 صوبوں کے عوام کو نہیں دے. قومیں تجربے کرتی ہیں, آپ تجربے سے گزر جاتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ عمران خان جیت کر آ جائے گا تو ہم نے الیکشن نہیں کروانے. یہ ریزن یہ تھی. اور اس میں کوئی باقی جو لاجکس ہوتی ہیں نا, آئین کے سامنے کوئی لاجک اور کوئی وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آئین ہوتا ہے, لکھا ہوا آئین ہے. لیکن چلے اس کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ یہ ایک دن قومی انتخابات ہونے. لیکن اب یہ جو کر رہے تھے ہم کہ تاریخ ہی نہیں آ رہی انتخابات کی, تو اب اگر میرے پاس یا ہمارے دوست نور اللہ صاحب کے پاس خبر ہے کہ 2025 تک انتخابات نہیں ہو رہے, ارادے تھے لوگوں کے, ٹھیک ہے. اچھا اگر کسی کا ارادہ کامیاب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ارادہ نہیں تھا. اس پہ بات تو کریں گے, اور ہم بات اس لیے کریں گے کہ انتخابات یقینی بنائیں. ابھی ہم اس لیے بات کریں گے کہ بھائی 8 اب دیکھیں نا کل کی تاریخ میں عدالت کے ساتھ کھڑے ہوئے نا سر. عدالت عدالت کے ساتھ ہم نہیں کھڑے. عدالت اب آگے آئین پہ کھڑی ہے, مائن کے ساتھ کھڑے. عدالت اب رم کے ابھی آگے آئین پہ, اور یہ بھی پتہ نہیں قاضی صاحب کے دور میں کتنا آئین پہ چلتے ہیں اور کتنا نہیں. آپ دیکھیں صرف 2 دنوں کے اندر قاضی صاحب کیا پتا ہے نا گوگی ہونا 2 دنوں کے اندر کیا ہوا ہے. پہلے تاریخ آتی ہے 28 جنوری کی, اس کے بعد 11 فروری کی تاریخ آتی ہے, پھر 8 کی آ جاتی ہے, پھر 4 کی بھی آئی ہے بیچ میں. ٹھیک ہے. مطلب جو فائنل بتائی گئی عدالت کو 2 بتائی گئی, ایک مخفی رکھی گئی تھی لیکن ہمیں کانوں میں بتائی جاتی تھی کہ 28 جنوری کو ہم ریڈی ہیں, ہم کروا دیں گے انتخابات. تو جب اتنی غیر یقینی ہو تو پھر سوال تو ہوں گے, خدشات تو ہوں گے, شکوک و شبہات تو ہوں گے. اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس سے بالکل ٹھیک ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم نے جو نگران حکومتوں والا غیر, میں اس کو عجیب الخلقت بچہ وہ جو ہم نے رکھا ہے آئین میں, اس کے ہوتے ہوئے آپ 2 صوبوں کو حق حکمرانی کی بات کر رہے تھے نا سرکار, تو آپ اس ملک کی 190 سیٹیں قومی اسمبلی کی وہ وہاں پہ بیٹھی ہو, مستقل میعاد والی حکومت, اور 2 صوبوں میں نگران حکومتیں ہوں, تو 2 صوبوں 190 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہو جہاں پہ نگران حکومت نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی ہمیں انوملی آئین کے اندر ہے. سر ایک بات, اس وقت بنگلہ دیش الیکشن میں جا رہا ہے اور بنگلہ دیش کی اپوزیشن نگران حکومت مانگ رہی ہے کیونکہ ان کو فیئر الیکشن نہیں مل رہے. نہیں سر نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کی بڑی ڈیموکریسیز میں سٹنگ گورنمنٹ الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ کرواتا ہے, لیکن اتنے نیتا نے مسئلے نہیں کامیاب تجربوں کی طرف نہیں جائیں گے. دنیا نے جو کامیاب تجربے کیے ہم ان کی طرف نہیں جا رہے. رضی صاحب ہمیں ناکام تجربے کی طرف بھیج رہے ہیں. 2008 سے ہمیں بنگلہ دیش ماڈل سنایا جا رہا تھا. اب بنگلہ دیش ماڈل دیکھ لیا ہے, اب دیکھ لیا بنگلہ دیش ماڈل سے تو 4 ہو رہا ہے, جس سے ہم تو 4 ہو چکے. اور میں آپ سے یہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کل ویسے نون لیگ والوں نے یہ بات کہی ہے, بیرسٹر ظفر اللہ کی نام ہے بیرسٹر ظفر اللہ خان, نگران حکومتوں کا, انہوں نے کہا کہ یار ایک عجیب و غریبی چیز ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کام تو ہوتا ہے فیض آباد دھرنے والوں کی وجہ سے.
हमारे साथ तो ये काम होता है 1988 में जोजिड़ी कैंप के बाद हम पे निगरान हुकूमत लाई गई थी, वो किस आइन में लिखी थी? बिल्कुल ठीक है, 90 के बाद आए जितोनी अच्छा। साहब की हुकूमत लाई थी, वो किस पे लिखी थी? अच्छा, issue- ऐसे साहब कहाँ से आए थे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इशू जो है वो है इंतखाबात की एक तारीख आ गई है और उस केस में जो रगड़ा निकला है वो निकला है सदर ममलिकत का। अच्छा, अब इसमें जो बदखाहाने जो हैं, बदखाहान, मैं क्यों उर्दू बोल रहे हैं, यानी जो नेगेटिव साइड वाले लोग हैं यूँ कह लें, वो या तनकीद करने वाले, वो कहते हैं कि जी कि ये तो चीफ जज साहब ने रगड़ा कढ़िया अपना कोई किड़ कढ़ी है। कैसे? रेफरेंस वाली भट्ट साहब ने ये अच्छी राय देनी। ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ रेफरेंस जाएगा सदर को गद्दारी आर्टिकल 6 की बात करके वो गलत बात। हाँ, वो गलत बात। देखिए, सदर है या गवर्नर है, उसको जब तक वो सौदे के ऊपर मौजूद है उसके जितने एक्ट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, मुकम्मल। उसमें आप सर काजी साहब कह लो, वो तुसी कह लो, मैं कह ला, वो चीज़ गलत है। वो कमेंट इस तरह के रिमार्क्स नहीं आने चाहिए थे, ऑब्जर्वेशंस नहीं आनी चाहिए थी, मेरा ये ख्याल है। ये बात उसी तरफ फिर लोग लेके जा सकते हैं। सदर ने ये बात, सदर ने हरकत गलत की हुई है, ये भी बात ठीक। दुरुस्त है। ये भी दुरुस्त। हाँ, यार मसला ही, लेकिन- हम तो पिछले अप्रैल से, मतलब मैं तो पर्टिकुलरली, वैसे तो हमारी तारीख पूरी की पूरी है कि ए काम गलत है, लेकिन वो भी गलत होया सी, ओदी वजह अच्छा, अब तो मैं गुजारिश करूं, मैंने कई बार गुजारिश की थी पहले भी कि आइन जो है ना, वो जब तक 25 करोड़ इंसानों का स्टेक नहीं बनेगा ना, ये आगे नहीं बढ़ सके, वो नहीं ये बढ़ना। डिलीवर नहीं कर सके। वो बड़ा नहीं अच्छा, चल रहा अब मामला ये है कि 25 करोड़ इंसानों का स्टेक कैसे बनेगा, ये एक बहुत अहम बात है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको तालीम में, यानी स्कूलों और कॉलेजों में लाजमी कराएं, पढ़ाना शुरू करें इसको आहिस्ता आहिस्ता। मतलब कोई 10-20 साल बाद लोगों को चीज़ों की समझ आ जाएगी और चीज़ें चल पड़ेंगी, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म तो नहीं हो जानी है। हाँ। तो 2 साल बाद, 10 साल बाद दुनिया ने चलना है, ठीक है। अच्छा, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये सदर ने वो गलत हरकत की थी, वो गैर आइनी हरकत थी, उसको उस वक्त अनडू कर दिया गया था। लेकिन उस वक्त एक ऑब्जर्वेशन और भी आई हुई है, और उमर अता बंदयाल की आई हुई है, जी। और तफसीली फैसले में आई हुई है, और पांचों को पांचों जजों ने दी हुई है। और वो ये है कि जनाब, ये गैर आइनी इक़दाम किया गया, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। दर्द असम्बली थोड़ी सी सदर। जी सर। और वो किसने दी हुई है? उमर अता बंदयाल। उमर अता बंदयाल के पूरे पांच रुकनी बेंच ने दी हुई है, एक बार। और उसमें कौन कौन लोग हैं मैं बताता हूँ। उसमें जनाब मौजूद हैं इमरान खान साहब, उसमें फवाद चौधरी साहब उस वक्त वजीर कानून थे, उसमें हाँ, उसमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, ठीक है। ये सब लोग, ये 3 लोग तो पक्के रगड़े जाते हैं देश, ठीक है। ना शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने कुछ किया ना, ये बात अब डिस्कस भी नहीं हो रही है, तो मैंने आप लोगों को याद दिलाई है। नहीं, आज चीफ साहब ने भी दिलवाई है, याद दिलवाई है ना। नहीं, 3 अप्रैल को हुआ, 9 अप्रैल को दोबारा साजिश हो रही थी। वही बंदो खेल साहब वाला नुक्ता। मियां खेल है, मज़हर आलम मियां खेल, मियां मज़हर खेल है, मज़हर आलम मियां खेल। ये उस फैसले का हिस्सा है। हाँ, वो की है, उधर पेश करो। वो उन्होंने जो फैसला दिया था 5 जजों ने उस रात, जिसमें असम्बली की जो उन्होंने तोड़ी थी, सदर साहब ने जो अहकामात जारी किए थे, उन्होंने कहा था कि ये आइन शिकनी हुई है और पार्लिमान जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करे, पार्लिमान कार्रवाई कर सकती है। अच्छा, मैं ये गुफ्तगू हम सारी कर रहे थे अभी, मैं सुन रहा था। देखिए, ये जो इलेक्शन वाला केस है, एक तो उसमें तमाम तर जो कार्रवाई है विदाउट फिक्सिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डिले हुआ क्यों, हम आगे चलते हैं, हम पिछला सारा कारपेट के अंदर फेंक देते हैं कि यार चलो ठीक है मिट्टी पाओ वाला ये जो एटीट्यूड है, ये नहीं चलेगा। एक चीज। दूसरी चीज, जो रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन या स्ट्रिक्चर पास किया है अदालत ने सदर के खिलाफ, ये नहीं हो सकता कि अगर आप सदर बन के बैठ गए हैं और आप आइन की पामाली पे पामाली करते जा रहे हैं, आप एक पार्टी के नुमाइंदे बने हुए हैं, आप छलावा बन के कभी लाहौर जा रहे हैं नोटिफिकेशन के ऊपर बैठ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, ये दिखाने के लिए कि खान साहब तुसी बड़े तगड़े हो। ये नहीं हो सकता कि आप आइन को तोड़ते जाएं, पामाल करते जाएं और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। ये मंशा नहीं है आइन की। जब तक वो सदर रहेगा तब तक कार्रवाई नहीं होगी।
हाँ, सिविल साइड पर कार्रवाई फिर भी हो सकती है सदर के खिलाफ, सिविल साइड पर हो सकती है। आप कानून और आइन पढ़े ना, आपको पता चले, क्योंकि उस जहां पे सिविल राइट्स का मामला आ जाएगा, मेरे राइट वर्सेस सदर का राइट, मैं जा सकता हूं अदालत के आस। हाँ, अब ये जो जिसकी आप भट्ट साहब बात कर रहे हैं ना कि आइन नहीं तोड़ा, वो तब तक नहीं होगी जब तक सदर साहब बैठे हुए हैं। ये उनको माफी नहीं है कि वो कत्ल करते, ये आइन का कत्ल हुआ है। ये जो 25 करोड़ आवाम की जिसको आप स्टेक की बात कर रहे हैं, ये उनका कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर सदर साहब जो हैं वायलेशंस कर रहे हैं। तो ये बात कहना कि सदर साहब के खिलाफ अच्छा, कार्रवाई वैसे नहीं हो सदर साहब सकती। एक सवाल ये भी है, जजेस को इस्तिस्ना नहीं है, फैसला दे अगर आइन तोड़ने वाले के हक में, हाँ। तो जजेस का इस्तिस्ना खत्म कर दिया, तो सदर के पास कैसे रहता है? सदर जब सदर नहीं रहेगा तो उसके पास होगा, सदर जब सदर नहीं रहेगा तब होगा नहीं भाई, उसमें लिखा होगा उसमें लिखा हुआ, उसको पढ़ लें। अच्छा, सदर आपको एक और बात बताऊं, नहीं आपके लिखा हुआ है। रोला पाड़ना गल नहीं मुकनी, गल सुन ले। मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक और बात बताऊं, वजीर आजम, गवर्नर, ये जो वजीर हैं, मैं बात जो कर रहा हूं। मुशीर हैं, सुन जो लेते हैं ना। कबीना के लोग हैं, इनके खिलाफ भी उनके फराइज की अंजाम दही में कोई फैसला हो जाए, उसको आप नहीं, आप बोल के कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा यार, आपका मसला ये है कि आप हर दफा गलत बात करते हैं, उस पे मैं इंसिस्ट गलत बात करते नहीं हैं। कर रहा। आप गलत बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन ले पहले। इस्तिस्ना नहीं है सर, आइन तोड़ा ही नहीं है किसी ने। अगर तोड़ा भी है तो आप मैं कह रहा हूं सर आप सदर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर, उसमें तरमीम कर ले, एक मिनट ठहर तरमीम करें आइन के अंदर। ठहर जाओ, मेरा ख्याल है आप तो अच्छा जो आप तो आइन को पढ़े बगैर ही बोलते चले जाते, एक मिनट, बोल रहे ओ हैं। हेलो गल सुन लो वो आइन पाकिस्तान है भाई, आइन वो पंजवीं का कायदा नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है, यार एक मिनट रोला का लड़ाई का आइन तोड़ने पर इस्तिस्ना किसी को नहीं होता। भाई, आइन- जजों को नहीं है, मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वो आइन के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा। सदर और गवर्नर आइन तोड़ना लिखा है, मुकम्मल आइन तोड़ना वसूल लिखा हुआ है। भट्ट साहब, आप मुकम्मल मुकम्मल वसूल। वसूल। अभी आप यूथियों वाले सवाल यार एक मिनट यार, सब्र कर लो प्लीज, फॉर गॉड से पर्सनल ना हुआ करो, मैं पर्सनल नहीं हो रहा, नहीं मैं पर्सनल नहीं हो रहा। आवाज मेरी नहीं, है, like युक्तियां तू यार, नहीं, युक्तियां तू खुद होगा, भाई जिसका आप बात कर रहा है। आपने ये आइन सवाल ही ऐसा तोड़ने किया, का- आइन भाई तोड़ने आपने का सवाल ही ऐसा है। किया। ओ भाई, आपने गलत बात एक की है। मिनट आपने गलत बात देखो, की है। ओ यार आप दोनों गलत बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप में से दोनों में कोई कानूनी माहिर नहीं है। नहीं है, एक कॉमन सेंस की बात। हाँ, कॉमन सेंस की बात सिर्फ ये- इतनी है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब सदर और गवर्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उसमें लिखा हुआ है। मैं पढ़ देता हूं। मैं क्या करूं? सुने, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर, किसी किस्म की भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो भी हो, शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, ना उनके खिलाफ बनाई जाएंगी ना उसके खिलाफ लाई जाएंगी, और अ गवर्नर या फिर गवर्नर के इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म, बस उसकी टर्म में। आप ये नहीं कह रहे, आप ये नहीं कह रहे। एग्जैक्ट सुन आप लेना। ये नहीं कह रहे भट्ट साहब। अब दोबारा पढ़े, इसको अब दोबारा पढ़े जरा, प्लीज पढ़े दोबारा। भाई कह रहे नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड or continued against the president or a governor in any court during his term of office, during his term of office. उसके बाद उससे पहले बने हुए केस चल सकते हैं, उस दौरान सदर और गवर्नर ने जो एक्ट किया उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। नहीं, आप अंग्रेजी गलत समझे हैं, आप इनसे पूछ लें। सर मैं कह रहा हूँ आप करके दिखाएं कार्रवाई। यार नहीं है तो जो लिखे है, नहीं जो लिखे है यार, बात सुनो मेरी। अच्छा चल मैं तुझे जियाला कह रहा हूँ यार, मैं जो ऐसे राजी हो यार, जो भी हूँ बात तू जिधर राजी हो, मैं उधर राजी कर देना। यार मुझे मेरा पॉइंट ना आराम से जिधर राजी होता है वो कर देना। ओके, पहले तो राजी जियाला राजी कर देना। और मेरी भी है ना बट और बाबा तेरी होगी ऊंची आवाज पर मेरी भी आवाज है। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि तेरी आवाज चले सारे पर। मुशर्रफ की एग्जांपल ले लेना। मुशर्रफ, एक सेकंड, मुशर्रफ की एग्जांपल ले लेते हैं ना। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उसको यूजरपर डिक्लेयर किया, उसके बाद आर्टिकल जब 6 तक लगा, वो प्रेसिडेंट था नहीं कार्रवाई नहीं हुई ना। आर्टिकल 6 इंस्टीट्यूट हुआ उनके खिलाफ। कब डिक्लेयर किया? 2000 जब ये रिस्टोर होके आई 3 है। नवंबर आज का दिन था भाई। हाँ। 3 नवंबर 2007 के इल्जामात के खिलाफ किया था यूजर पर। सुन ले तो सुन ले ना, मुशर्रफ सुन ने ले। आइन प्रेसिडेंट बन के तोड़ा। अरे भाई मेरी बात सुन ले ना। उस वक्त वो वर्दी में बैठा हुआ था। एक बात, यूजर पर वो 12 अक्टूबर 1999 को भी था, लेकिन उसी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उसको कहा कि जनाब जो दिल करदा करो,
ٹھیک ہو گیا. یہ بات نہیں ہو رہی کہ اس نے اچھا اب میں صرف ریکارڈ اسٹیٹ رکھنے کے لیے کیونکہ میں نے اس ڈپر کا غصہ بڑا اس لیے میں ذرا ریکارڈ سیدھا رکھتا ہوں. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جب 3 نومبر کا واقعہ اس نے کیا تو اس پر اس نے ایمرجنسی نافذ کی, تو اس پر اس نے اس کو یوزرپر ڈکلیئر کیا اور اس کے خلاف کارروائی کی, انیشیٹ کرنے کی اس نے آرڈر کیا. لیکن وہ سن لیں سر, وہ 7 ججوں کے جو آرڈر تھے نا, سن لیں نا, 7 ججوں کا تھا وہ تھا نا رمدے صاحب والا, لیکن وہ ساری نظر بند ہو گئے. آپ بیچارے اندر چلے گئے تو کارروائی کس ہونی سی جب وہ معاملہ مجھے بات کرنے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو مجھے بات کرنے دیں سر. آرٹیکل 6 نکال کے پڑھے. آرٹیکل یار بات کرنے دو نا, بات کرنے دو نا, ہوئی نا پھر بعد میں کھلے سارے مقدمات. ہاں کھلے بھائی بات یہ ہے جس آرٹیکل میں نے پڑھا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں بنایا جائے گا جب تک وہ آفس 2 جملے میں بول لیتا ہوں. بعد بنایا جائے گا. آئین کا ہر آرٹیکل الگ الگ بھی پڑھا جاتا ہے اور آئین کا آرٹیکل ایک دوسرے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. آرٹیکل 6 میں کسی عہدے کے استثناء کا لکھا ہو تو مجھے کوئی بتا دے, کوئی نہیں لکھا, کسی عہدے کے استثناء کا. یہاں تک کہ 18ویں ترمیم کر کے انہوں نے ججوں کو استثناء تھا کہ ججوں کے فیصلوں کے اوپر کارروائی نہیں ہو سکتی, انہوں نے کہا نہیں وہ بھی ہوگی. جب ججوں کو استثناء نہیں ہے تو صدر وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تھوڑا پڑھ لکھ کے آیا کر. بس چھاڑ دو نا, پرسنل نہیں ہوتا. مطلب میں پھر اگین تم چھیڑنا پہ پھر میں تم کہوں گا کہ صدر کے خلاف جس دن کارروائی کرا لیں گے میں دس دیں یار مشرف کے خلاف ہوئی ہے, مشرف کے خلاف ہوئی ہے سر. اس نے بطور آرمی چیف کی تھی. اور نہیں یار, میں کچھ عرض کر سکتا ہوں. میرا بطور آرمی چیف کے پاس ایمرجنسی لگانے کا اختیار نہیں ہے. میری گزارش سن لیجئے سر. جو کچھ لوگ اس ملک میں 25 کروڑ لوگوں کے حقوق کے کسٹوڈین ہیں, صحیح ہے, اور ہم 6 یا 7 دوست بیٹھے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں ہم اپنے سننے والوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں اگر ہم یہ لب و لہجہ اپنائیں گے جس پہ کسی کو کسی کی بات سمجھنا ہے. یہ نامناسب ہے. فوری طور پہ کمزور طبقات کے حقوق ادا کیے جائیں, انہیں بولنے کا موقع دیا. نہیں یہ کمزور طبقہ نہیں ہے. میری بات ختم نہیں ہوئی تھی, I needed to wrap it up. ایک تو بات یہ ہے کہ صدر کے خلاف جب وہ صدر نہیں رہیں گے یہ انسٹیٹیوٹ بھی ہوگا اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات سن لیں. اچھا, اس میں ایک بڑی زبردست آبزرویشن تھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی الیکشن کی ڈیلے کے حوالے سے. تو جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ آئین کی پامالی نہیں ہوئی ہے الیکشن کے تاخیر میں, وہ یہ سن لیں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا اس میں جو حکومت, اس میں پیپلز پارٹی, حکومت نہیں, ECP الیکشن کمیشن آف پاکستان, صدر پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر بیٹھ کے ترمیم نئے سینسس کے اوپر الیکشن کروانے کا کہا, انہوں نے کہا کہ یہ سب لوگ رسپانسبل ہیں الیکشن کی ڈیلے کے اندر. اچھا, اب یہ جب سب لوگ رسپانسبل ہیں تو سب لوگوں کے خلاف آپ نے کارروائی نہیں کرنی ہے. ان کو جو میں بات کر رہا ہوں کہ یار ہم آگے ہمیشہ دوڑتے ہیں اور پچھلا ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا برش اٹ انڈر دا کارپیٹ. اچھا, ان کارپیٹ جو ہے اس کے نیچے اتنا زیادہ گند ہو گیا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ تھوڑا سا ٹکڑا رہ گیا ہوا ہے, باقی گند کا ڈھیر کھڑا ہوا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم یہ کارروائی نہیں کرتے, ہم آگے چلتے, تو آپ یہ راستہ بنا رہے ہیں آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ آئندہ بھی یہی حرکت کریں. ایگزیکٹلی ٹھیک بات. آپ اس کو اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کے لیے بہت کمپلیکیٹ ہو جائے گا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی وہ فیض آباد دھرنا کیس میں آپ کمیشن بنا دیں, وہ آگے چل کے بات کریں. اچھا چلیں ٹھیک. اچھا نور اللہ صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو صدر مملکت ہیں انہوں نے وہ جو خط لکھا تھا گول مول سا کہ جی کہ مجھے یہ ہے, مجھے یہ لگتا ہے, انہوں نے 2 ٹوک فیصلہ نہیں کیا تھا. 6 نومبر کی تاریخ جو دی تھی جی, تجویز کی تھی نا, نہیں تھی تجویز کی. ہاں تجویز کی. عدالت کا تو یہی نا کہ انہوں نے یہ کام اس کو کرنا چاہیے تھا, تاریخ دے دینی چاہیے, گول مول سی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. صدر صاحب نے کیوں نہیں کیا؟ صدر صاحب کی ان کو کوئی خوف تھا, کوئی روک رہا تھا؟ کیا صدر صاحب کو یہ کلیئر کرنا چاہیے؟ وہ چپیڑوں کا ذکر میرا خیال ہے. نہیں چپیڑوں کا تو نہیں, لیکن جس طرح سے اس وقت باتیں ہو رہی تھی کہ صدر صاحب نے بھی کمپرومائز کیا, اور جو لوگ الیکشن نہیں ہونا دینا چاہتے تھے اور جو ابھی بھی نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے, یہ تو الیکشن جو سپریم کورٹ میں اگر کیس نہ آتا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ سارا کچھ نہ کرتے تو الیکشن ہونے کی تو کوئی امید نہیں تھی. ان دنوں صدر مملکت سے ملاقات ہوئی تھی
वो ऑन रिकॉर्ड है मुलाकात? मेरा ख्याल ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है? रिपोर्ट हो गई हुई है, जियो में भी रिपोर्ट हो गई हुई है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिले थे और DGISI मिले थे। पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, तो पंजाब के इलेक्शन इंतखाबात के मुताबिक नहीं नहीं उमूमी तो जब ये ख्याल आ रहा था कि सदर साहब डेट अनाउंस कर देंगे, वो उस वक्त ये हो रहा था। अच्छा, तो मेरे अदालत, मेरा ख्याल है अदालत ने तो उस मुलाकात का जिक्र ही नहीं हुआ होगा। नहीं, उसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अदालत ने जो स्टेप ले लिया, मैं यही कह रहा था कि अभी भी जो लोग इलेक्शन करवा सकते हैं या रोक सकते हैं, दोनों सूरतों में, उनमें से खुल के गल करो यार। इस्टेब्लिशमेंट, फौज, CP और क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब अब सवाल ये पैदा Including होता political है कि parties. सदर ममलिकत की अगर गर्दन पे फंदा आ रहा है तो क्या सदर ममलिकत, अब इसमें भी वो है वो वाली बात कि सियासतदानों को जब इस तरह की कोई वो प्रेशर में आके बात करते हैं तो फिर अगे तो सबक होना चाहिए ना उन्होंने कि जी कि फंसना तो मैं ही जाके फंसना उसमें या तो सदर साहब या रिजाइन करते या फिर उनका अब नाम देते अभी कि जी भी मुझे तो नहीं। उन्होंने आगे डराया धमकाया था। अब अगर मेरा ख्याल है वो ऐसी लेट बात हो गया है तो। सदर साहब। मसला ये है कि या तो अबसार आलम साहब की तरह टाइम पर नाम दिया हो ना, अबसार आलम साहब ने नाम लिख के भेज दिए थे, क्या बात है। ठीक है ना। ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो 3 साल 5 साल याशियां करने के बाद, हुकूमत करने के बाद जब बाहर आते हैं तो कहते हैं कि हम तो मजबूर थे। अबसार आलम ने अपने ओहदे पर बैठे हुए इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ लिख के भेज दिया, लेटर लिख के भेज दिया, ठीक है। तो सदर साहब भी, मेरे ख्याल में तो सदर साहब के लिए सीधी सी थ्रेट है कि या वो फांसी लग जाए या वो इस्तीफा देके घर चले जाएं। मेरे ख्याल में अगर वो इस वक्त इस्तीफा देके घर चले जाएंगे तो नहीं, जान छूट जाएगी सर। डील यहाँ तो बेशुमार चीजें हो जाती हैं यार। हम कानूनी बात करें, कानूनी भी देखें, कानूनी में हाँ, ये जो बाद में हम कह रहे हैं कि ये सब लोग रिस्पांसिबल हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग और इलेक्शन इस्तीफा ना भी दें, अगर जान छुड़वानी है या वो वाली बात, तो उनको कौन पूछ सकता है? इलेक्शन के अगले दिन हाँ? वो बस वो जाने के नहीं होने के, जाने के मामलात होंगे। अभी तो वो कह रहे हैं ना कि मैं अगली असम्बली के आने तक, अगले सदर के आने तक मैं ही सदर हूँ, और हमें कोई ऑप्शन भी नहीं नजर आ रही उनको तब्दील करने की। तो अगर वो इस तरह से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो शायद इस तरह की चीज़ें हो जाएं। और जो दूसरा कि पॉलिटिकल पार्टीज सबको अगर डिक्लेयर कर दिया, रिस्पॉन्सिबल कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, तो जैसे उनको मिल जाती थी रिलीफ, अगली पार्लियामेंट भी तो आनी है ना, तो वहाँ से फिर रिलीफ मिल जाएगा। जिन लोगों ने इलेक्शन उसकी मंजूरी दी थी मर्दमशुमारी की, वही उन्हीं लोगों ने आना है ना दोबारा पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में फिर रिलीफ मिल जाएगा। तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, वो तो जो तासुर, एक तो ये तासुर, एक तो तासुर क्या ऑन रिकॉर्ड है कि सदर साहब कोई तारीख देने के सोच रहे थे, फिर मुलाकात हो गई, फिर जनाब उन्होंने लेटर वो लिख दिया गोलमोल सा, उसके तो बाद फिर है हो गया जो होना था। तो एक तासुर तो ये भी है कि वही जो मैंने पहले बात की थी कि केड़ कड़ी गई है, मेरे गैर जरूरी उलझाया गया उनको। मैं तो बता रहा हूँ जिक्र हुआ है सदर ये साहब, बात हो सकती है। सदर साहब को सिर्फ डराया गया है। मेरे ख्याल में तो सिर्फ सदर साहब को डराया गया है, और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, सवाल ये है सुमरो साहब कि डरा के कढ़ना की सदर साहब को साफिया ने भी डराया गया। हाँ, एक फिर तो भी सवाल बन नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि यार सीओ साहब को फोन इस्तेमाल कर रहा है ऐदे दौरान। कोई नहीं बहुत घटिया नहीं होता, बीपी सही हो जाए ना, नॉर्मल होने दे। ਮੇਰੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੁਛ BP ਦਾ normal ਹੋਣ ਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਦਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਣ 248 ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 4 ਪੜ੍ਹ ਲਓ। नो सिविल प्रोसीडिंग कुछ नहीं हो सकता ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟਰਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਆਹੋ ਪੂਰਾ ਪੜੋ ਨਾ ਸਰ। ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਅੱਛਾ, ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਓ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਇਰਫਾਨ ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਐਸਮ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ਹੱਥੋਂ मैं ਨਿਕਲ सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूँ, इस गल में बहस नहीं जानते। मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, बहस में नहीं जाते। एक गुजारिश करता हूँ, आर्टिकल 6 भी पढ़ लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ये तो सदर का इस्तिस्ना है ना, आर्टिकल 6 अलग से
बयान करता है कि जिंदा और जावेद आर्टिकल के आइन मुअत्तल भी कर दिया जाए, आर्टिकल 6 मुअत्तल नहीं आर्टिकल 6 पढ़ेंगे तो फिर ये वाला खत्म हो जाएगा, और ये आगे से भी जाता है तो पीछे से भी कुछ भी कर दे तो भी। तो उनको निकाल के फिर भी सजा अच्छा, दें। अच्छा, अब चलो, ये अगले topic। मामला किड़वाला मुझे एक मामला कम लग रहा है, ओके। क्योंकि ये जो एक्ट किया गया था ना 3 अप्रैल को, कुछ लोग बदतमीज भी होते हैं ना, उस तरह की बातें कर देते हैं। हाँ, अच्छा ठीक। चलो, अच्छा, जो 3 अप्रैल को किया गया था उस वक्त देखिए किस तरह एक आइन को मुअत्तल करके, ये आइन को मुअत्तल करना था, तोड़ना था, आइन के होते हुए तहरीक अदम एतमाद जो प्रूव हो चुकी हुई थी सर, उसको इस तरह रूलिंग के जरिए मुस्तरद कर देना, रिजेक्ट कर देना, और फिर एक रिकॉर्डेड बयान जो उस रूलिंग से पहले रिकॉर्ड किया गया था, पहले रिकॉर्ड हुआ था इमरान खान का, वो कौम के खिताब के नाम पर वो 30 सेकंड 40 सेकंड का कि जी मैं असेंबलियाँ तोड़ने की एडवाइस कर दी सदर को, और फिर सदर ने पहले से तैयार शुदा नोटिफिकेशन या समरी जारी कर दी। यानी ये सब कुछ रूलिंग से पहले तय हो चुका हुआ था, ये एक प्रॉपर साजिश थी। तो वो फैसला जो नूरुल्लाह साहब ने बात की कि कार्रवाई होनी चाहिए थी ना, पहले से रिकॉर्डेड एक सारा चीज़, कुछ हाँ। कार्रवाई पिछली हुकूमत को करनी चाहिए थी। नहीं की सबसे बड़ी वारदात इमरानी दौर की ये थी, बिल्कुल सही है, आइन तोड़ा गया डिक्टेटरों की तरह। बिल्कुल। तहरीक अदम एतमाद के 14 दिन की लिमिट होती है, 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, इजलास कहा जाता है बबांगे धौल, बदमाशी से हम नहीं होने देंगे। अच्छा, और फिर आखिरी बात, हाँ। 27 मार्च को धमकी दी जाती है कोई माई का लाल पार्लियामेंट जाकर दिखाए तहरीक अदम एतमाद के लिए। जी हाँ, ये कहा हाँ, गया। क्या ठीक है, तो मुझे ये किड़ से ज्यादा ये आइन का तकाजा लगता बिल्कुल है ठीक है। कि ये होना चाहिए। ये अगर हजम हो गया तो कल को कोई तहरीक अदम एतमाद, देखें 2 चीजें हुई हैं, इनके पेशरो जो है वो तहरीक अदम एतमाद की तरह सटे की तशरीह करके उसकी वो नाश मार के चले गए, सही। रीराइट कर गए आइन। हाँ जी, तो तहरीक अदम एतमाद एक इस तरह पार्लियामेंट, नहीं अभी बैठे हुए जी जी हाँ, इनमें से कुछ काफी सारे बैठे हुए हैं। मैं चीफ जस्टिस की, हाँ, इजाजुल एहसन और ठीक है। वो बैठे हुए हैं। तो ये आइन का तकाजा, ये किड़ शिड़ नहीं है, हम बिल्कुल बाकी ठीक वो है। डिस्कशन नहीं, कर रहे हैं चीजें। खिंच के रखना चाहिए था, हाँ। कम आइन पे अमल होना चाहिए। अच्छा जी, अगला जवाब आप दे दें। कोई नहीं हो रहा। होना तो चाहिए होना ना, चाहिए। यही हम कह रहे हैं। अगर इसी तरह हो यार, कभी ना कभी तो होता है ना। के होते हुए भी अगर आइन पे अमल नहीं हो सकता ना, तो फिर भूल जाए। बहरहाल पहला नहीं, कदम हमें कभी तो ना कभी सुप्रीम उठना कोर्ट होता से है। मुतालबा है हम शख्सियात के नहीं, शख्सियात बतौर कि सुप्रीम कोर्ट की तरह बिहेव करे। हुण ते काजी साहब को भी कोई इख्तियार नहीं रहा, उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया। अच्छा सर जी, सवाल ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कोई इलेक्शन हो रहे हैं परसों, चीफ जस्टिस वेरी गुड सर, इलेक्शन हो रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं ना। इलेक्शन हो रहे हैं सर। इलेक्शन तो बिल्कुल हो रहे हैं। आपको याद है मैंने कहा था आपसे कि पहली छमाही में हाँ। नए साल की हो जाएंगे, यहीं बैठ के कहा था। लेकिन मैं आप ज़रा भट्ट साहब को, सुमरो साहब की ज़रा दिल आसाई के लिए जी। एक शेर सुनाना चाहूँगा फैज साहब का। इलेक्शन क्योंकि ये 25, हाँ जी, ये 25 करोड़ लोग जो है वो आम इंतखाबात में जा रहे हैं। लाओ तो कत्लनामा मेरा मैं भी देख लूँ, किस किस की मोहर है सर महजर लगी हुई, जो कुछ हमने पिछले 2 साल में किया है इस मुल्क में। और बस मैं तो सही, इलेक्शन हो रहे हैं सर। बिल्कुल हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल आपका ये सवाल करना बनता है। आपको सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है कोई कंटेम्प्ट का नोटिस जारी होना चाहिए। तमाम एडवोकेट जनरल से पूछा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल से पूछा गया, पीटीआई के वकला से, पीपल्स पार्टी के वकला से, सब ने यक जुबान होकर कहा जी इलेक्शन पे हमें कोई एतराज नहीं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सर ये ले डेट ले, हमने इलेक्शन करवाना है। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, इलेक्शन होना है। तो कोई इबाहम किसी ने किसी किस्म का किया ही नहीं है इसके ऊपर। ने ये कहा कि ये ना कि इलेक्शन नहीं हो रहा, हम कह रहे हो रहा है। हम कह रहे हो रहा है। हाँ जी, इलेक्शन हो रहे हैं। अदालती अहकामात के मुताबिक तो हो रहा है। बाकी उन्होंने कहा कि अपनी बेगम को बताइएगा या महफिल में बताइएगा, कैमरे के सामने नहीं बता सकते। अच्छा सर, वो कायम ने अदालत के अहकामात की वो एहतराम करते हैं। लेकिन देखें बात यह है कि जो नूरुल्लाह साहब की खबर थी, मेरा ख्याल है कि वो प्लान्स थे, लेकिन बात यह है कि एक बंदा खलोता है कि यार मैं आइंदे अमल कराना है, शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इस आप तो स्पीड चेक करें ना, 14 मई का भी तो ऑर्डर आया था ना इलेक्शन करवाने का। हाँ
अच्छा, वहाँ कोई तारीख देने को तैयार तैयार ही नहीं था, रौला पे आया सी। मसला ये है कि ये वाले जो चीफ जस्टिस है ना, इनके पॉलिटिकल मोटिव नजर नहीं आ रहे। नहीं वो सियासी पार्टी चला रहे थे, बिल्कुल अदालत सही। नहीं चला रहे थे, वो ये तो नहीं, वो इसलिए सारे आइन पे अमल दरामद सारी रियासत झुक कर आके कहती है सरकार जो कहते हैं। सियासी पार्टी नहीं चला रहे थे, वो एक सियासी पार्टी के एजेंट बने हुए थे, उसके लिए काम करते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पे कोई इस तरह का मोटिव नजर नहीं आ रहा। वही गल है ना। तो बात ये है कि आइन पर अमल करने वाला कोई एक बंदा, हाँ क्लोजिंग, आइन पर अमल करने के लिए अगर चीफ जस्टिस खड़ा हो सकता है तो नूरुल्लाह साहब की बात दुरुस्त है कि फिर वजीर आजम अगर खड़ा हो जाए तो फिर जनाब कौन खुलोंदा देगे? खुलोंदा ही कोई खुलो जाए तो फिर वो बात की बात है नूरुल्लाह साहब। वो फिर अगली बहस हमने करनी है फैजाबाद धरने वाले इशू के ऊपर। अबसार आलम साहब का जो किरदार था, शानदार किरदार था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये वज़ीर आज़म जब खड़ा होता है आइन के लिए तो फिर उसके साथ भी कुछ उल्टा सीधा होता है, इस पर भी बात करेंगे। फिल वक्त एक छोटी सी ब्रेक, दूसरी नशिस्त में आपसे मुलाकात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद। और पालक गोश्त का जिक्र हो रहा है, पालक गोश्त का। तो पालक गोश्त जो जनाब आज हमारे दफ्तर में पालक गोश्त बनी हुई है और मुंह च जाके शुरू हो गए। गोश्त अंडरकट का सर नहीं, वो छोटा छोटा गोश्त बकरे का। जान ले, अब आप जान लेंगे क्या? बच्चों की जान लेंगे। और जज साहब जड़ा है ना वो बखरा गोश्त लैके आए हुए ने उतों। अच्छा, हाँ रेगिस्तानी नहीं दूर बावल नगर ओ रेगिस्तानी बकरा। नहीं गोश्त है यार। अच्छा जी, बात बकरे की चल निकली है अगर, तो ये जो हम बकरा बने हुए हैं, कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा? कुर्बानी का बकरा भी कौन नहीं, कुर्बानी दा की होते, कुर्बानी दा नहीं होते, सीधी ना होते सर, ना झटका नहीं सर, उसको क्या कहते हैं, हुन तो कसास लगदा पिया, हुन तो कसास वाला मामला है, बदले का बकरा। हाँ जी। और वो है फैजाबाद धरना। अच्छा, वैसे तो वो तारीख तो जाहिर है कि उस्ताद बताएंगे हमें कि जो धरने पे जो कुछ हुआ था इस मुल्क के साथ, वो साढ़े नाल शुरू तो नहीं हो रहा सर? यार हो रहा है सर। अगर इसको दो फैजाबाद धरना कह दिया जाए, दो फैजाबाद धरना, नहीं सीधा भी कह दो फैजाबाद धरना। फैजाबाद धरना दो इस तरह करके है कि एक फैजाबाद सी ते फैज करवा रहे सी जी, वही कह रही है। हाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सर कि ये फैज़ाबाद धरना जो है, अगर मैं गलती नहीं करता तो ये मार्च 18 में हुआ था। 18 2018 जी, शाहिद खान अब्बासी साहब थे, जैद अहमद साहब थे, तो निसार साहब थे। ठीक है, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, उससे पहले 19 दिसंबर को सेनेट के बंद इजलास में ये तस्लीम किया जा चुका था कि 17 सितंबर को जो 120 हल्के में नवाज शरीफ साहब की मरहुमा अहलिया जहाँ से इंतखाब लड़ रही थी, वहाँ पे मिली मुस्लिम लीग NA-120 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब था, मिली मुस्लिम लीग और तहरीक लब्बैक खड़ी की गई थी। तो ये मामला फैज़ाबाद का नहीं है। आप इसकी जिम्मेदारी जो है वो ये हमारे डॉन लीग्स, यस, और उसके बाद डॉन लीग्स इसलिए थी कि राइट शरीफ साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल रही थी जी, नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन देने को तैयार नहीं सन जी, ये मान वो लिया ना। सवाल करवाते सन, वो कहते सी कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको एक्सटेंशन देंगे, तो वो कहते सन कि और क्या, और कोई सवाल जी, वो है लंदन से आते हुए उन्होंने जुलाई में ये कह जी। दिया था, उसके बाद ही ये प्लानिंग। उन्होंने क्या अच्छा तो मैं हेलो, फिर डॉन लीग्स दोबारा आ अर्ज कर रहा हूँ, दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आई वुड टेक दैट विद द पिंच ऑफ साल्ट, बिकॉज अगर ये फैज़ाबाद धरने वाली प्रोसीडिंग्स बातें कमीशन तक गई ना, कमीशन बनाया जाए, मुझे शुबा है कि ये अपने मंतकी अंजाम तक मामला नहीं पहुंच सकेगा। अगर पहुंचता है तो इसका मतलब होगा कि ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन इस लिहाज से होगा कि ये आइन की तरफ पलटने का दिन होगा। बट स्टिल आई एम स्लाइटली इन डाउट, क्योंकि मैं इसको इतना शफाफ और ट्रांसपेरेंट अभी नहीं देख रहा। देखिए, मुझे वो ट्रांसपेरेंट होता है या नतीजा खेज होता है, मुझे इससे शायद इतनी गर्ज नहीं है जी। मुझे इससे गर्ज है कि उस वहाँ पे जो काम इस्टेब्लिशमेंट के सरबर आवरदा शख्सियात का नाम लेने का काम गुजरांवाला जलसे से जनाब नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था,
ہمارے طبقے کے ایک شخص نے اس کی بھاری قیمت ادا کر کے اور پچھلے 5 سال 7 سال گولی کھادی، بھگت کے گولی کھا بے روزگاری، گولی، پھر پتر نو علیحدہ تو نشانہ، بچے الگ، ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ کر کے آپ ٹھیک ہے، انہوں نے نام لیا تو آپ بھی نام لیتے ہیں. ابصار عالم کیا ذکر فرما جی میں ابصار عالم صاحب کا ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہونی چاہیے. بالکل ہے. بالکل. اور اچھا سارے ویسے ساڑھے تے ٹائم ہو جائے نہ ہی ہے اسی لحاظ کر سکتے نہیں بھائی، بڑی ہمت کی بات ہے. یہ بہت آسان. بہت آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے وہ اس آزمائش میں پورا اترے. اور وہ دیکھیں کہ وہ کسی بندے نے کہا کہ لوگ جب جس کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے ہوں دا کوئی نام نہیں لے رہا، وہ کوئی نام نہیں لے رہے. اور وہ جڑا لیکن اس میں اچھا میں بھی ویسے آج کل بہت لے آتا، لیکن اس میں بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ فیض حمید صاحب دباؤ ڈال رہے تھے کہ نجم سیٹھی کو اور ڈاکٹر حسین حقانی کو سکرین پہ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ وہی دور ہے جب سی آئی اے کا ایک ریٹائر جاسوس جو ہے اس نے ایک پی آر کی فرم بناتا ہے، عمران خان صاحب اس کو ہائر کر لیتے ہیں. وہ سی آئی اے کا ریٹائر جاسوس جو ہے وہ حسین حقانی کو ہائر کرتا ہے کہ جی آپ مجھے کنٹینٹ جنریٹ کر کے دے امریکہ میں، اور $30,000 ادا کرتا ہے. یعنی ایک طرف ہمارے ملک کی پریمیئر ایجنسی جو تھی وہ زور لگا رہی تھی کہ جناب حسین حقانی سکرین پہ نہ آئے، حسین حقانی سکرین پہ نہ آئے. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے نا، آپ کو یاد ہے اسی دوران میں حسین حقانی کو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا اور انہیں شائع کر رہا تھا جو کہ وہ میرے پاس پلیٹ فارم موجود تھا. ٹھیک ہے. اچھا مجھ تک کوئی نہیں پہنچا، نہ مجھے کسی نے اشارہ تک نہیں کہ آپ نہ کریں. لیکن میں عرض کروں جی میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا تھا. سمجھ نہیں آتی. حسین حقانی اہل زبان ہے، ان کو سمجھ آتی تھی جنہوں نے پوچھنا آنا سی. کروں کہ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کنٹینٹ جنریٹ کرنا وہ ان کی آڈینس، امریکن آڈینس کے لیے پاکستانی عوام کو اندھیرے میں رکھنا مقصود تھا. اچھا اگلی بات پہ آ جائے. اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ ایک اور بھی کام ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بقول عمران خان کے کہ باجوہ جو ہے وہ حسین حقانی کو ہائر کرتا ہے. حسین حقانی ڈیوڈ لو کو کہتا ہے، ڈیوڈ لو جو ہے ڈونلڈ لو جو ہے وہ اینتھنی بلنکن کو کہتا ہے، اینتھنی بلنکن جو ہے وہ جو بائیڈن کو قائل کرتا ہے، اور جو بائیڈن فون کرتا محسن نقوی نو. اچھا نہیں، پھر اس سٹوری میں ایک اور بھی ٹوسٹ ہے کہ حسین حقانی کی خدمات جو ہے وہ نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوا حاصل کر لیتا ہے اور ٹارگٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو ہٹانا ہے. یار ویسے کیا کیا لطیفے ہوتے ہیں یار ہمارے ہاں، اور اس کے اوپر جناب باقاعدہ لوگ بلیو کرتے ہیں. اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ جب یہ میمو گیٹ سکینڈل آیا، میمو گیٹ سکینڈل سوائے عمران خان صاحب کو لانچ کرنے کے لیے ایک پیڈ فراہم کرنے کے ایک جھوٹ بولا گیا اور 6 مہینے تک ہمارے ملک کو لٹکائے رکھا گیا، اور ون فائن مارننگ فیصل شکیل صاحب وہ چیز لپیٹ دی گئی. یار وہ ایک جرم ہوا ہے قوم کے ساتھ. ہمارے اس میں جو وہ بیٹھی ہوئی گورنمنٹ جو تھی وہ ہل گئی، پیپلز پارٹی کا آخری سال بڑی دیر پھر ہلدی رہی اور ہلدی رہی. جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کو پنچ آف سالٹ سے لے رہا ہوں. اس دوران میں 6 دسمبر 2012 آیا تھا اور اس میں ایک صاحب کو بلایا گیا تھا اور وہ صاحب طبی وجوہات کی بنا پہ عدالت میں تشریف نہیں لا پائے تھے. طبی وجوہات دور ہوگی تو ان کو ترقی بھی دی گئی تھی. اچھا یہ جو کون سی وہ اس وقت ایف سی صاحب تو ریٹائر ہو گئے ہیں، ایف سی سے جنرل طارق ڈی جی ایف سی جنرل طارق نہیں جنرل طارق نہیں تھے. اچھا چلو دیکھیں یہ جو دھرنے تھے نا، ہاں دھرنے 58(2)B کے طور پر استعمال ہوئے. چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھا کیا ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب کو اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ایک دھرنا تھا ریاست نہیں سیاست بچاؤ. صحیح. یہاں سے طاہر القادری صاحب اٹھ کر جاتے ہیں یہ فیض آباد والے جلسے سیاست نہیں ریاست بچاؤ. نہیں میں سب میں دھرنوں کی ہسٹری پہ آ رہا ہوں. میں دھرنے کیوں استعمال ہوئے. بالکل اسی طرح گیلانی کی حکومت کے دوران یہ طاہر القادری صاحب، کیونکہ کینیڈا کا ذکر آتا ہے نا، کینیڈا والا ایک بار نہیں آیا تھا، 2 بار اور فروری 12 میں بھی آیا. جی گیلانی کی حکومت تھی.
उस हुकूमत के दौरान ये जाकर धरना देते हैं, वहाँ पर फिर गिलानी साहब को ख्वाजा आसिफ साहब की पिटीशन पर नायल किया जाता है और ये मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, आपने सुना ना वो? अच्छा, वो सेम रिपीट किया जाता है फिर नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट, उसी धरना सियासत को। फिर वही धरना सियासत नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि इमरान खान ने फिर वो 1 नवंबर था 2016, जब उसने कहा मैं लॉकडाउन करूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, दंड बैठक की, तो खोसा साहब ने कहा कि जी ले आओ पिटीशन, 1 नवंबर को कहा था। तो पिटीशन वो आती है और वो फिर फाइनली नवाज शरीफ साहब को ले बैठती है, सही धरना सियासत। फिर शाहिद खाका नवाज धरना का काम होता है, तो ये तो अदलिया सियासत। सर मैं प्रेशराइज, देखिए प्रेशराइज सर नहीं, ये जुडिशरी इन धरनों के साथ मिली हुई थी, सिर्फ फैज हमीद नहीं थे, पीछे फैज हमीद अकेले नहीं थे, अदलिया भी थी। दोनों वजीर आजम हमारे कू के जरिए नहीं गए, जुडिशल कू के जरिए गए, जुडिशल कू के जरिए गए। तो ये सारा अच्छा नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है वो फैजाबाद धरना, उसमें इस मसले का तदारक हो सकेगा? फैज हमीद साहब, जनरल बाजवा साहब को सजा हो जाएगी? फैज हमीद साहब तो कह चुके अपने दोस्तों में कि मैंने लिख कर दिया है कि मैंने जो किया मैंने अपने बॉस के कहने पर किया। हाँ, तो अगर फैज हमीद साहब नहीं तो जे मतलब होएगी कि नहीं होएगी, सवाल ये कर दूं कि 29 मई को, होंगे, सॉरी 28 मई होंगे। को ये इनको बिठाया गया था साथ बाजवा साहब को, वो भी एक इशारा था। देखिए बाजवा साहब का, आपको याद नहीं है? जी हाँ, साहब ने जो- बाजवा साहब का कैरेक्टर जो था, अभी हम पिछले व्लॉग में जो तहरीक अदम एतमाद वाला जो था वो 3 अप्रैल वाला जिक्र कर गए ना सर। तो बाजवा साहब का किरदार उसमें भी यही था। इमरान खान ने कहा लामहदूद एक्सटेंशन ले लो, तहरीक अदम एतमाद वापस करवाओ, वो साजिशें करते फिरे, और फिर मौलाना ने तड़ी लगाई, बिलावल ने तड़ी लगाई, तो फिर बाजवा साहब जरा डर गए कि यार ये सियासतदान। सिर्फ इतनी बात नहीं है, इमरान खान साहब इकोनॉमिक महाज पे और खारजा पॉलिसी में मुकम्मल नहीं, नाकाम होने के बावजूद लेकिन उनका काम ही नहीं नाकाम होने के बावजूद एक्सटेंशन की लालच में बाजवा साहब तहरीक अदम एतमाद को अच्छा नाकाम जी, बनाने की देखें जो कोशिश कर रहे थे, फैक्ट धमकियां दे फाइंडिंग रहे थे। कमेटी बनाई गई है भट्ट साहब, उस पे अदालत ने बड़ा खुल के कहा कि यार ये आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्यों? अदालत ने ठीक है, ठीक है, अच्छा क्योंकि कमेटी तो कभी निकली नहीं निकली, यहाँ कमेटी नहीं कमेटी निकल जाती, कमेटी हाँ, मैं सवाल ये है कि क्या अदालत जो है आहो सनीलैंड अदालत इलेक्शन तो करवा लेगी, तो वो फैजाबाद धरने वालों के को पकड़ पाएगी? क्योंकि उन्होंने फाड़ लिया फिर तो मसला हल हो गया। अच्छा, वैसे मैं आपसे गुजारिश करूं कि मुझे लगता है कि जनरल फैज़ हमीद नहीं बचेगा, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि उनके साइन है। देखिए, मैंने एक चीज़ डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है, सही। ठीक है, मैं लाख कहता हूँ मैं कहने तो कीता, वो तो मैं कह रहा हूँ ना, मतलब मैं क्यों लेकिन कीता? जनाब दा प्यार नहीं सी ना साइन करन दा। अगली बात ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक बंदा इलीगल ऑर्डर करता है, मतलब मुझे सीईओ कहता है जी कानून तो यही कहता है, किसी बंदे को गोली मार दे, और सीईओ बैठा कहता है किसी ने गोली मार दे, मैं गोली मार दूंगा तो मैं कहूँगा सीईओ ਨੂੰ ਫੜੋ नहीं, हाँ नहीं, मैंने नहीं जिसने गैर कानूनी मैं कानून नहीं समझता, मैं एक बड़े होते करते बैठ गया। लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करूँ, एक चीज़ शायद आपके इस तरफ ध्यान नहीं गया, मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूँ। इजाज़ुल हक साहब जो है ना, उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में एक वाक़या सुनाया, और कहा जी कि मैंने पूछा ये कैसे होगा, तो 2 अफसरान जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन्होंने कहा जी कि ये मुसल्ला अफराद हैं, ये इधर से चलेंगे, आगे से हुकूमत की जो पुलिस है वो आंसू कैसे चलाएगी, फिर ये रजिस्टर्स देंगे, वो उधर से रबड़ की बुलेट फाइल करेंगे, इस दौरान 1-2 बंदे मर जाएंगे और साडा काम बन जाएगा, हुकूमत चली जाएगी। ये 2014 के धरने की बात, ये हुकूमत चली जाएगी, ये जब अक्सर रिकॉर्ड पे कह रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं अब ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, जो मैं जिस तरह तवज्जो दिलाना चल रहा हूँ वो ये नहीं है, वो इससे आ गया। वो कहते हैं मैंने कहा कि अगर फर्ज करें कि ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, तो एक दूसरे का मुंह देखना शुरू हो गए। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि प्लानर्स जिन्हां दे हत्थां 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਾਰਗਿਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਅਗਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ ਗੋਲੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? तो उन्होंने नहीं किया सी, उन्होंने नहीं चलाई, ठीक है। तो ये हैं वो लोग भाई, इनके हाथ में पाकिस्तान है, ये है वो बात जिसके मैं तवज्जो दिला रहा था। भट्ट साहब इस दौरान में एक काम और भी हुआ था कि रात 11 बजे एक साहब जो है वो साहब डार के पास पहुंचते हैं वज़ीर आज़म हाउस में, मलक रियाज साहब जी,
मैं उनका नाम लेते हुए घबराता हूँ, क्योंकि मेरे ना पास घबराए। प्रॉपर्टी नहीं है ना मेरे पास। कोई गल नहीं। अच्छा, बिल्कुल ना घबराएं। शुक्रिया। फिर उन्होंने किसी ने कहा ना मजे मजे तेन चोर ले जाएंगे, मैं पट्ठा ही खाना है ना। मेरे पास कुछ नहीं है। एनीवे, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि उस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने स्टैंड लिया था और वो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब को वजारत से हटाया गया। हर दफ़ा जब ये करते हैं, ये हमारा ज़ैद अहमद को हटाया गया, परवेज़ रशीद साहब को डॉन लिक्स में हटाया गया। हर दफ़ा जो एक सियासी रहनुमा की जो है वो देखो चुन के लेते हैं। मुशर्रफ के खिलाफ भी अदालत का फैसला था, वो फिर देखिए उन्होंने शाहिदुल्लाह खान हो या परवेज रशीद हो, आप हर दफ़ा इनका जिक्र करते हैं, दोनों बहुत अच्छे ज़बरदस्त, मेरे भी बड़े तल्लक वाले ताड़े भी हैं ना, और बड़े अच्छे लोग थे। यानी परवेज रशीद साहब अभी भी हयात, अल्लाह ताला उनको सही ज़िंदगी दे के रखे, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। लेकिन जिस वक्त आप मैदान कारज़र में हैं तो गोली को कसून को मुक्या को लत बाँ टूट सकती है, लिहाजा इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए नहीं नवाज नहीं अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं है। फारा हो गया अमल में हुआ अरे है। बाबा नहीं ना। अच्छा नहीं देखे ना, वो उन्होंने कहा जिस खेड में खिलाड़ी होगा वो भी फारा होगा। मेरी सुने तो सही गल है। आप उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब ने टेप चलाई तो ज़हीरुल इस्लाम साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो नवाज शरीफ साहब ने रहील शरीफ साहब को कहा सुनो, तो रहील शरीफ साहब ने फोन करके बुलाया DGI सही नू की नाम से अमरीश पुरी साहब। अमरीश पुरी साहब आए तो उन्होंने ना कहा कि ये आप हैं, उन्होंने कहा जी सर, उन्होंने कहा चलो जाओ। नहीं, उन्होंने पूछा क्या तुमने मुझे बताया था ये करते हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा यू मे गो। हाँ, अच्छा, उन्होंने अपनी सफाई पेश की थी। उन्होंने अपनी सफाई पेश की थी। कहने का मतलब है कि फिर उन्होंने अपनी जाके बेगम नू कहा कि मैनू साहब तो तोको नहीं सी, मैनू उन्होंने कलियां छड्डता, आप साइड देते हो गए, तो वो फिर उन्होंने सजा तो फिर मिल गई सजा ना। तो हुई ना फिर। हाँ। वो जिसने टेप रिकॉर्ड की थी DGA FIA, उनको फारिग कर दिया था मियां साहब ने। ये भी तो रिकॉर्ड पर है ना। तो हाँ DGIB को फारिग कर दिया था उन्होंने। हाँ, फारिग किया था। हाँ, फारिग कर दिया था। मुझे देखा ना कितना जुल्म है, उनकी रिकॉर्डिंग पकड़ के सुना दी मियां साहब को। अच्छा काम कर रहे थे। फैज मीर साहब फड़े जाने, फैज़ मीर साहब बिल्कुल भी नहीं पकड़े जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो पकड़ने वाले हैं उनमें से कोई भी विलिंग नहीं है। हमारा मसला यह है कि हम चाहते हैं कि सारे काम काजी फाइजी सा कर दे, सारे काम जो है मोहसिन नकवी कर दे, सारे काम जो है हाफिज़ आसिम मुनीर कर दे। भाई तो फिर वो जो सियासी जमातों को वोट देकर जिंदाबाद के नारे लगा के पार्लियामेंट में ला के बिठाते हैं, वो किस लिए लेकर आते हैं? ठीक है, मतलब अबसार आलम हम सुना रहे हैं कि अबसार आलम जो है उसने गुजरांवाला जलसे में जो शुरू हुआ था सफर, वो अबसार आलम ले गए। अबसार आलम पहले खड़ा हुआ था, गुजरांवाले जलसे की बात बहुत बाद में हुई है, बहुत बाद में आई। अबसार आलम उस वक्त खड़ा हुआ था जब उसकी नौकरी स्टेक पे थी, लेकिन सियासतदान जी जिंदगी भी स्टेक पे थी, लेकिन और बच्चों की जिंदगी भी स्टेक पे। इमरान खान साहब 3.5 साल हुकूमत करने के बाद कहते हैं वो तो मुझ पे प्रेशर था, वो तो फलां चीज उसने लगवा दिया, वो उसने लगवा दिया। इसी तरह बाकी हुक्मरान करते हैं, जब छुट्टी हो जाती है तब बताते हैं हम पर प्रेशर था। अबसार आलम ने मिसाल पेश की है कि जब मैं सीट पर बैठा हूं, जो गलत काम हो रहा है उसने रिकॉर्ड पर लेकर आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने लेटर लिखे, आर्मी चीफ को लिखा, प्राइम मिनिस्टर को लिखा, चीफ जस्टिस को लिखा, उसने लेटर लिखा। हमारे जो वो हैं मंसूर हुलाज, हमारे जो आज के हैं, जो हमारे मार्टिन लूथर किंग हैं, वो कौन? नवाज शरीफ साहब। अच्छा। वो 5 साल बाद, जब 3 साल बाद छुट्टी हो जाती है, तब हमें बताते हैं कि क्या मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मंसूर हुलाज अपने अपने ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। चले उनका मसला पता है, मसला तंज फरमा रहे हैं। मैं भी तंज ही कीता। वो समझे ना भाई, नूरुल्लाह हैं। अच्छा नहीं भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दें, ठीक है। मसला ये है, मसला ये है, नहीं मेरा ख्याल मुझे बताने दे, मेरा ख्याल 41 लोग जो मेरा हैं कौमी असेंबली में, वो सारे के सारे बंदूकें पकड़े, हाथ में खुराले पकड़े, हथकड़ियां, सुन लो उनकी बात बड़ी नहीं अब नहीं मेरी गुजारिश सुन लो ना नूरुल्लाह साहब, की हो जाता है यार, आप इनकार कर दे भाई, मेरी बात सुन तो लो यार। सारे जो है ना ये तैयारी करे और जाके ना वो जो है अपना जनरल फैज और जनरल बाजवा उन्होंने घरों कढ़न चले आके सलीब दम अफसर नु कुट पई सुने वो सही है, चपेड़ा पई है चपेड़ा यार मैंने याद आ गया वैसे मैं आप किसे आप जैसे संजीदा आदमी से मेरी ये तवक्को है भाई नूरुल्लाह, एक
अज़राह करम हमारे सियासी मुकालमे में ये लफ्ज़ निकाल दिए जाएं, चपेड़ा। चपेड़ प्लीज, ठीक है। इसलिए कि इसका नहीं, जिक्र करना भी उसको एंडोर्समेंट है। नहीं सर, वो उसका जिक्र करना आबद भी बाक्सर दी गल हो। आबद बाक्सर हो या कोई, हमें ये लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करना नहीं आता। चपेड़ दा कोई नहीं, आप भाई आप नहीं कहें, नहीं उन्होंने क्या नहीं कहना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें इसको वी शुड रूल इट आउट। नहीं, सियासी अमल में नहीं नहीं, हम बोलना बंद कर देंगे तो चपेड़े नहीं पड़ेंगी क्या? अगर हम जिक्र करना बंद कर देंगे तो क्या चपेड़े नहीं पड़ेंगी? भाई जिनको पड़ी है। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਲਿੱਪ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਪਲੀ, ਉਹ ਚਪਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚਪਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ। ਚਪਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਪਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਚਪਲੀ ਹੋ गए चपेड़ा ना करो। मसला ये है कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं वो मतलब मायूसी ना फैलाएं, ये कह करके इलेक्शन नहीं हो रहे, अपना वजाहत साहब कहते हैं कि चपेड़ा सारी चीजें। तरीके से आप मुझे बताएं ना, जनरल फैज को नवाज शरीफ किस तरह से सजा देगा, बताएं। नहीं देखो, वो उनकी बात बड़ी मुनासिब है कि अफसार आलम साहब ने एक मिसाल कायम की है ना, टाइम सिर ਤੁਸੀਂ जनाब टाइम सिर बोल पो यार, मैं काम करना है, मैंने करने दें। ये बड़ा आसान है, अच्छा के खिलाफ नवाज शरीफ ने केस बनाया। ये था ना मसला, पता है क्या? देखें सियासी जमातें और यार मसला ये है शाह जी, मसला ये है, मैं तो उसको सुन तो लेना, मैं भी तो क्रेडिट दे दें। मसला यह है कि सियासी जमातों का और सियासी रहनुमाओं की बहुत सारी ऐसी मिसालें में मौजूद है। अभी ये बता रहे थे कि जब बाजवा साहब ने 2 नंबरी की, एक मरतबा फिर खान साहब की ऑफ़र लेकर चले कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी, लाइफ टाइम एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो बिलावल और मौलाना खड़े हुए ना, उन्होंने साफ इनकार किया। अच्छा, यही तो आप चाहते हैं। मैं यही तो कहता हूँ। हाँ, जहाँ जहाँ मौका आता है, चूंकि अपने एक मिनट हाँ, क्योंकि उसके बाद अपनी बारी आनी थी, अदरवाइज तो उनकी बारी चलती रहनी थी ना, इमरान खान की अपनी बारी आनी थी। अच्छा, यही बारी। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेना। अच्छा, एक मिनट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेना, तो आप ज्यादा ना कहें इसको। अच्छा चले सुन तो लेना यार, पूरी बात पॉइंट ऑफ व्यू यार 10 मिनट। अच्छा, मेरी बात तो सुन लें यार प्लीज। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, उस सब ने जोर लगा लिया कि आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ लेटर लिखे। इससे ज्यादा क्या प्रेशर हो सकता था? नहीं लिखा। यूसुफ रजा गिलानी को वजारत उज़्मा छोड़नी पड़ गई, नहीं लिखा उन्होंने ना, स्टैंड लिया ना। एक मैं क्या बता रहा हूँ कि सियासतदान जहां स्टैंड लेना चाहे वो ले सकता है स्टैंड, उसके आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। ठीक है, क्या पूरी एस्टेब्लिशमेंट नहीं जाती थी उधर छुट्टी हो जाए सदर जरदारी की, वो मेमो केस लेके भागे फिरते थे। खड़े हो सकते हैं उसके सामने, खड़े मुशर्रफ खड़ा हो गया सी एक दिन, उन्हें उल्टा कर दिता सी, है भी गल। ओहो यार, फिर वही बात है। मसला ये है कि अगर मैं क्रिकेट खेलने गया हूं, जब मैं क्रिकेट खेलने गया हूं, आगे से फास्ट बॉलर आएगा तो वो बाउंसर मारेगा। हाँ। अगर फिर मुझे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, नहीं क्यों? अच्छा, तो मारे ना, छक्का मारे, तो मारे तो छक्का, तो फिर हर दफा नहीं इसमें एक मिनट नहीं, तो फिर उसमें भागना नहीं चाहिए ना छोड़ के। किथों भज्जे ने, उन्हें सजाए मौत हुई यार, छोड़ देना यार। मसला ये है, बात जी, मुझे सिर्फ एक गुजारिश करना है, वो ये है कि सियासतदानों में खराबियां, बुराइयां, खामियां और उनसे गलतियां हो सकती हैं, वो उनकी निशानदही की जाएगी। लेकिन अगर कोई आइन के आर्टिकल 244 में दिए गए हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है तो वो जुर्म है। इसलिए अज़राह करम हमें इन दोनों चीज़ों को इस तरह से इक्वेट नहीं करना चाहिए कि सियासतदान को तो हम कटारे में खड़ा रखें और हम जो है वो पलड़ा किसी और तरफ चला जाए। एक फ्रीक जो है, एक फ्रीक का हर सियासी कदम, यार ये हर बारी यही बात चल रही है, छोड़ो हर बारी। हाँ बस ठीक है, छोड़ दें। I have not spoken. हाँ सर, Thank you very much. यार ये गलत बात है शाह जी, ये बिल्कुल गलत बात है। टॉपिक चेंज हो रहे हैं यार, टॉपिक चेंज नहीं हो सकता। नहीं टॉपिक नहीं, हर बार यही यही बात होती है, उधर से बोल रहे थे, उस पे कोई एतराज नहीं है। मैं दोनों पे कह रहा हूँ। नहीं हाँ, अब इनका टाइम है ना, इनको भी बोल देते हैं यार प्लीज इस तरह ना करें। मैं अपना टाइम आपको नहीं, आप बात करें। वो उनको नहीं मसला है ना, वो नहीं सुन सकते। मैंने नहीं कहा कि सियासतदानों को कटहरे में खड़ा करें, मैं कह रहा हूँ सियासतदान उन लोगों को कटहरे में खड़ा करें जो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। वेरी गुड जी, ये मैंने। अब आप क्या कह रहे हैं सर? सर मेरी छोटी सी गुजारिश ये है कि ये फैजाबाद धरना केस जो है, हाँ,
یہ ہاں ٹاپک ہے وہ اچھا وہ اس سے پہلے وہ انہوں نے ذکر کیا تھا مارٹن لوتھر کنگ جونیئر. اس نے کہا تھا کہ you stuck a 14-inch knife in somebody's back, you pull it back 4 inches and you say you've made progress. 14 انچ کا چھرا آپ کسی کی کمر میں گھسائیں, اس کو 4 انچ پیچھے کھینچیں اور کہیں کہ دیکھا کتنی زبردست ہم نے پروگرس کی ہے, مزہ آ گیا. ریلیف دیا. پاکستان کے اندر یہ جو احتساب ہے, یہ ریلیف ہے, تمام کام جو ہیں آپ کو اسی کی مشابہت نظر آئے گی. 4 انچ پیچھے کھینچے 14 انچ کے چورے کو, زیادہ نہ لے کے جائیں. اچھا اب اس میں مسئلہ ہے, کیوں نہیں ہم زیادہ چورے کو پیچھے کھینچ سکتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کے خلاف اگر کارروائی ہوگی تو ایک ایسی مثال ڈلے گی جو کہ آئندہ آنے والے ISI کے سربراہان کے لیے بھی موجود ہوگا, اور وہ نہیں چاہتے کہ اچھا اگر فیض حمید صاحب کے ساتھ کارروائی ہوگی تو اس سے ایک ایسی مثال ڈلے گی کہ یار انہوں نے کہا جی میرے باس کو بلائیں, انہوں نے منو کیا سی, ہو سکتا ہے وہ اس کے باس کو بھی بلانے کی کوشش کریں. although I agree with بٹ صاحب contention کہ یار تیرے چ نہیں عقل ہے کسی تو کی کر رہے گا سی, I agree with that. لیکن باس تینوں کے جا کے پتر نو گولی مار دیں گا. اچھا تو میں بٹ صاحب سے اگری کرتا ہوں, لیکن پھر بھی لیکن یہ مثال جو ہے یہاں پہ قائم نہیں ہونے دی جا سکتی. مثال اس لیے نہیں قائم ہونے دی جا سکتی کیونکہ کل جو چیف جسٹس صاحب آئیں گے ان کو ایک مختلف زاویے سے, ہو سکتا ہے دوسرے لوگ کہہ رہے ہوں کہ یار اے تے جڑا نا عمران خان منگر اے پارٹی دا لگتا ہے سربراہ یا ریپریزنٹیٹیو, قاضی فائز عیسیٰ اے جڑا نا لگتا ہے کہ دوجی پاسی دا چیف جسٹس ہے گا. تو آپ ان چیف جسٹس سے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے کہ وہ دوسری پارٹی کی سربراہی کرتے ہوئے کسی اور چیف DGISI کو بلا لیں کہ یہ تم نے کیا کیا تھا, یہ تمہارے اس کے جورسڈکشن کے انڈر تو آتا ہی نہیں تھا. بہت بڑی لڑائی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس وقت سینگ پھنسائے ہوئے ہیں, یہ بات آپ یاد رکھیے گا, اور آپ آنے والے وقت کے اندر دیکھیے گا یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. فیض آباد دھرنا کیس والے کمیشن والا, اس کے اوپر لڑائی ڈلنی ہے. جو پہلے کمیٹی بنا کے کوشش کی گئی ہے اس کو کوشش یہ کی گئی تھی چودھری شجاعت والا فارمولا مٹی پاؤ. قاضی فائز صاحب نے کیا, نہیں مٹی نہیں پاؤ, ایرے اتے تسی کمیشن بناؤ. اچھا اب کمیشن بنے گا تو ظاہری بات ہے وہ بلائیں گے, ریکمنڈیشنز ہوں گی تو کورٹ پھر بلا لے گا, اے ریکمنڈیشنز ہیں اس میں یہ خامی ہے یہ خامی ہے. تو سر لڑائی بڑی ہے. تو اگر تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طرح یہ الیکشن والا کیس نمٹا دیا ہے تو اسی طرح بہتر طریقے سے احسن طریقے سے نمٹا لیں گے, ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر قاضی صاحب نے کہا نہیں اس طرح نہیں جان چھوڑنی, بتائیں اور ٹنگو اوڑوں, تو پھر سر یہ بہت بڑی لڑائی. اچھا یہ بھی ویسے کیسا مزاج ہے ہمارا سر جی, ایک منٹ, یہ بھی کیسا مزاج ہے کہ اسی کوئی ادھر تے نواں آ جائے سی تو توقعات لا کے بیٹھ جانے. ایبسولوٹلی آپ کی بات ہے, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, یہ ہماری سادہ لوہی ہے. لیکن میں ایک عرض کرنا سادہ لوہی نہیں, اس کے واسطے منافقت. اگر یہ معاملہ یہاں تک آ گیا نا تو اس میں جو بہت بڑا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوال کیا جائے گا, جس ادارے کا سربراہ ہے اس کا اسٹیٹیوٹ کہاں ہے, اس کا اسٹیٹیوٹ کہاں ہے, قانون اس کا قانون کہاں ہے. اچھا ایک اور پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ یہ جس ونگ کی سربراہی کرتے ہوئے انہوں نے فیض آباد دھرنے پہ دستخط کیے تھے وہ خلاف آئین ہے, وہ بھٹو صاحب کے ایگزیکٹو آرڈر سے 1975 میں بنا ہے. if it comes to that, if it is come to that is why I was saying it doesn't seem likely. اور کسی پہ بلیم کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. بھٹو صاحب کو بھی پھانسی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ انہوں نے تو صرف مشورے میں اور آرڈر دینے میں ہی شامل تھے نا. تو فیض صاحب یہ کہہ کے نہیں جان, وہ تو ہینری کیسنجر نے بھی ویسے کہا تھا ول میک نہیں, وہ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ جڑی ہے نا, جوڈیشل انجینئرنگ, وہ سیاستدانوں دے تے ہو سکتی ہے, باقیاں تے ہونا تھوڑا جہا مشکل کام ہے. جی اور میرا خیال, ہاں جی دیکھیں میں ایک گزارش اکثر کیا کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آگے بڑھنا ہے ملک نے. مشرف کے ساتھ جو کچھ ہوا نا, آگے بڑھنا سر مشرف جو آج تک نہیں بتا سر چیزیں نہیں, دائروں میں گھومتے گھومتے ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وہ دائرے سے نکل بھی جاتے ہیں. مشرف کو کے ساتھ جو کچھ ہوا اب اس سے آگے ہونا ہے. یہ معاملہ پیچھے سیاست میں اس کا بتائیں نا کہ مشرف کے ساتھ یہ ہوا, پاکستان نہیں آ سکتا. اس کے بعد یار اس تو بعد باجوہ صاحب نے کٹ کی تھی. سر باجوہ صاحب نے اب جو ہونا ہے, میں کہہ رہا ہوں باجوہ صاحب کے ساتھ ہونا ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ باجوہ صاحب نہیں بچ سکتے. فیض حمید صاحب کے لیے آپ نے سوچا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے آتے ہی پہلا کیس یہ ٹیک اپ کریں گے؟
کر لیا نا. تو قاضی فائزہ صاحب آپ کا خیال ہے کہ صرف او پھر قاضی فائز عیسیٰ کلّہ کی کرے, سوال تو یہ ہے. سر جب چیف جسٹس کرتا ہے تو پھر نہیں چیف جسٹس کی کرتا ہے یار, حد ہو گئی. باقی پارٹیاں تھے بات نہیں ہے, لویٹو پروگرام, سوم پروگرام. قاضی صاحب نے کہا کہ اس فیصلے پر آپ لوگوں نے نظر ثانی کی اپیلیں کی تھی, آئیں سارے نے چک لیے واپس. پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے اٹارنی جنرل نے جا کے کہا کہ سر ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کرو, اسی کمیٹی بناتی انہیں کہ ایک کمیٹی نہ کھڑو, چلو چکو لے کے آؤ, عمل کی کیتا ہے, کمیشن بناؤ, سارا کچھ جو بھی انہوں نے کہا پھر آرڈر کیا. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ جنرل فیض بچے, باجوہ صاحب کا مجھے نہیں پتا کیونکہ اس کی سائن نہیں ہے. یہ بھی فیض صاحب کو میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے سائن ہیں, سائن وہ ذرا اوقاتوں باہر ہو کے کام کر کے انہیں یہ کام, ہاں وہ انہیں یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. باہر ہو ہاں اگر وہ یہ نہ کرتے تو انہوں نے بھی کچھ نہیں سی ہونا. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جنرل فیض صاحب ہے نا, ان کے خلاف کارروائی مجھے لگتا ہے کہ ہوگی. یہ اب چونکہ ظاہر ہے یہ ڈانگ ٹپاؤ گورنمنٹ جو ہے یہ اس نے ظاہر ہے چلے جانا ہے, اور اس کے جانے کے بعد مجھے تو کم از کم لگتا ہے مسلم لیگ نون انہیں آگے نہیں کرنی جی ہونی دے دے جی. اچھا نہیں قاضی فائز عیسیٰ کروائے, نہ ہی سمجھو. اچھا میں آپ سے قاضی فائز عیسیٰ کروائے, میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ آپ یقین کر لیں اس بات کا کہ جنرل فیض نہیں جب بچا تھا, ان لاہور لائیو نہیں جب بچا. احمد احمد چلو نورا صاحب آپ نے کوئی بات کرنی پکی گل ہے. سی او صاحب نے کیا بھی ڈونٹ میک فن آف انڈیا. کلوزنگ ریمارکس نہیں کرنی. ایبسلیوٹلی سیریس کلوزنگ ریمارک. ہاں کلوزنگ نورا صاحب پلیز کلوزنگ ریمارکس. کیا نہیں نہیں کوئی دے جنرل فیض میں سر ہو گئی فیض امید پہ میں نے بات کر لی ہے. اچھا جی, اب نورا صاحب اصل میں نا ناراض ہیں مجھ سے, میں انہوں نے بات بنانے کی کوشش کرنا, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.